चालू हो चुका है? ओके है ना, एकदम चालू है। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे मैं वसीम आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ज्योमेट्री थियरी की क्लास चल रही है। काफी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, बेसिक थियरी है और ये आपका एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, एज वेल एज आपकी यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ईमानदारी से ज्योमेट्री वाली थियरी कवर करनी है। हाँ, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, एसएससी की शीट अलग होगी, यूपीएसआई वाली शीट अलग होगी, दोनों अलग अलग मिलेगा। फिर क्लास आपका दो पार्ट में हो जाएगा, एसएससी अलग यूपीएसआई अलग, लेकिन थियरी सबके लिए कॉमन है। तो चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को कहां तक करा दिया था, ये सब करवाया जा चुका है आप लोगों को। हाँ तो देखिए, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। जैसे देखिए, ये आपने एक सर्कल बना रखा है, यहां से एक कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दिया, जीवा खींच लिया। तो बच्चों देखिएगा, दो खंडों में बट गया, एक खंड ये है, एक खंड ये है। तो अगर मैं इसको छोड़कर इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? एकांतर खंड कहलाएगा। ये खंड है तो ये एकांतर खंड है, ध्यान से देखिएगा। या अगर ये खंड है तो ये एकांतर खंड होगा, पहले इसको समझ लीजिए। ये एक जीवा है, हर एक बच्चा देखेगा। जीवा का एक बिंदु ये ए है और ये बी है। आपके बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सही कर दूं। ठीक, ये हो गया। ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है, नाम है मान लिया इसका पीटी। हर एक बच्चा देखेगा, नाम है इसका पीटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है, हर एक बच्चा समझेगा। एकांतर वृत्तखंड का कोण, हेडिंग भी लगा हुआ है, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो होता क्या है इसमें, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण दिखाई दे रहा फिगर में आपको। जीवा कहां है? चित्र में ए बी आपकी जीवा है और पीटी स्पर्श रेखा है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये आपका थियरम का स्टेटमेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। अभी मैं इसको वेरीफाई भी करवा दूंगा। चलिए देखिए, ये हो गई आपकी जीवा और ये है स्पर्श रेखा। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है आपका अल्फा, और ये अल्फा किसके बराबर होगा? एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। मैंने पहले ही बोला था, अगर ये खंड है तो ये एकांतर आपका वृत्तखंड होगा। एकांतर का मतलब एक के अंतर पे, मतलब एक छोड़कर, जैसे ये छोड़ा फिर इसको उठाया तो ये क्या हो गया? एकांतर खंड हो गया, ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गया। चलिए, तो इसमें कोण कैसे बनेगा? जीवा के इस बिंदु ए से एक रेखा जाएगी परिधि तक और बी से एक रेखा जाएगी, और दोनों आपस में एक दूसरे को परिधि पर किसी पॉइंट पे मिल लेंगे। मान लिया ये पॉइंट हो गया आपका सी हो गया। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण ये अल्फा हो गया। ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल बच्चों ये भी आपका क्या होगा? अल्फा होगा। ये है आपके एकांतर खंड में बना कोण जो है यहां वाला, ये अल्फा होगा। इसको नहीं बोल सकते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो जीवा से जुड़े हुए कोण होंगे ना आपके। तो इसके सामने जो कोण बनता है, ये जीवा जो अंतरित करेगी कोण, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ये बच्चों आपका एकांतर वृत्तखंड में बना कोण होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये अल्फा, तो बेटा ये भी, इसको भी अल्फा होना है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं, याद रखिएगा। आइए इस चीज को वेरीफाई करके मैं दिखा दूं। इसका नाम मैं ये नहीं कि मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, मैं वेरिफिकेशन नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बचपन से ही आपको प्रूफ दैट वाले, सिद्ध करो वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही है। होगा वही चीज, लेकिन बस मैं यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के करूंगा जिससे आप आराम से समझ जाएं कि नहीं, ये अगर आपका 40 डिग्री का कोण है तो एकांतर वृत्तखंड में बना कोण भी 40 डिग्री का होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा सर्कल छोटा कर लिया जाए। ये जीवा हो गई। मान लिया यहां आपका 40 डिग्री का एंगल है, हमको यहां का भी एंगल 40 डिग्री दिखाना है, ये भी 40 डिग्री दिखाना है। ध्यान से देखिए, इसको भी 40 हमें दिखाना है। तो अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? यहां सेंटर ऑफ द सर्कल ले लिया आपने, यहां मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी, ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। हर एक बच्चा ध्यान से जिम्मेदारी से देखेगा। देखिए, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होगा। पहले ही आपको ये थ्योरम बता दिया गया है कि
जो स्पर्श बिंदु होता है अगर उसको आप त्रिज्या से मिलाते हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पहले बताया जा चुका है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये 40 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो इतना कोण कितना होगा बताइएगा? ये 40 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। चलिए ये 50 हो जाएगा। मेरे बच्चों ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 50 तो ये भी 50। आपको बताया गया है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर आपके साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये बताया गया है। एक पूरा आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल अपोजिट टू इट, ये सारी चीजें, एंड ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, ये सारी चीज बताई गई थी। उसी में है, ये देखिए दोनों इक्वल साइड है, बराबर भुजा है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ये आपको पहले थ्योरम में हमने बता रखा है। तो इस रेडियस के सामने ये भी रेडियस है, इस रेडियस के सामने ये 50 है, इस रेडियस के सामने ये भी 50 है। सही है। 50 50 ये 100 हो गया। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना आएगा? आएगा 80। ये 100 हो गया, तीनों का योग 180, तो ये 80 आएगा। एक थियरम और इसमें अप्लाई हो रही है कि जीवा द्वारा या किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। तो बेटा हो तो गया, ये 80 तो पक्का ये 40 आएगा। हो गया प्रूव। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा फिगर में फिर से दोबारा बना दे रहा हूं, क्लियर नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, जगह थोड़ी कम पड़ जा रही, इसी में बताते हैं। मान लिया ये 40 डिग्री का एंगल ले लिया, 40 डिग्री का। हमको ये दिखाना है कि ये भी 40 है। कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन करिए। सेंटर ऑफ द सर्कल ले लीजिए, यहां से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, सबको पता है ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर होगी। यहां 90 डिग्री का एंगल आएगा, पहले बताया जा चुका है कि ये स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ये आपको बताया गया है। सही है। अब देखिएगा ये पूरा 90 है और इसमें इतना 40 है, इतना कितना होगा? ये पूरे 90 में से ये 40 घटेगा, देख लीजिए फिगर स्पष्ट है ये, तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। अब देखिए ये जब 50 है तो मैं कह रहा हूं ये भी 50 है, मैं कह रहा हूं ये भी 50 है। मेरे कहने पे ना जाइए, कारण होना चाहिए क्यों ये 50 है, पता है आपको? अभी अभी मैंने बताया है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी अभी मैंने बताया है इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, अभी अभी बताया गया है। तो बच्चों देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इस रेडियस के सामने 50 है, तो इस रेडियस के सामने भी क्या होगा? 50 होगा। हो गया। अब देखिएगा, अब ये त्रिभुज का ये तीसरा कोण कितना होगा? आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण जोड़ के 100 है, तो तीसरा अपने आप क्या आएगा? 180 से घटेगा तो 80 तो आएगा, तो ये 80 हो गया, 80 डिग्री। तो ये ए बी चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण हो गया 80 डिग्री। तो थियरम यहां भी तो बताया गया है कि किसी चाप द्वारा, आर्क, चाप का मतलब आर्क, किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। ये बताया गया। बचपन से ये थियरम तो याद रहता है, ज्योमेट्री में आपको कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये दूना वाली चीज तो आपको पता रहती। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर बच्चा कोई इसको भूलता नहीं है। और एक ही ऐसा थियरम है जो हर जगह आप सोचते हैं लगा दो, हर जगह सोचते हैं इसी को लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहीं पर लगेगा। किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना एंगल उसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने एंगल का क्या होता है? दूना होता है। तो मेरे बच्चों अगर ये 80 है तो ये इसका दूना है, तो ये आधा होगा, तो ये कितना आएगा? 40। देखिए वेरीफाई हो गया, ये सीधे सीधे वेरीफाई हो रहा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। देखिए अगर मैं अभी वही सब मान के लिखवाना शुरू करता प्रूफ दैट वाले मॉडल में, तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका काम भी हो गया, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर, एंगल लेकर आपको ये प्रूव करा दिया कि ये 40 है तो ये भी 40, अगर ये 50 तो ये भी 50, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर है? तो क्या है स्टेटमेंट आपका इस थ्योरम का? फिर से सुन लीजिए दोबारा से और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। क्लियर है? एकांतर वृत्तखंड समझ गए, नाम से ही स्पष्ट है। एकांतर मतलब एक के अंतर पे, एक खंड छोड़ के दूसरा खंड उठाइए। अगर आप इस खंड को उठा रहे हैं तो एकांतर वृत्तखंड ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। देखिए
ये अभी भी ए बी जीवा है, ये पीटी हो गई। देखिए अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस कोण की बात करूं, अगर मेरे बच्चों ये बीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये बीटा है, तो अब ये किसके बराबर होगा, बनाना पड़ेगा। ये आपने खंड उठाया है तो इसका एकांतर वृत्त खंड, ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है, तो यहां कोण अभी बना ही नहीं है। तो जीवा के ये दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, वहां से दो रेखाएं परिधि तक जाकर एक दूसरे को काटेंगी। तो ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से गया, ये देखिए यहां पर मिली है। मान लिया ये आपका, सॉरी यहां पर सी कहां से आ गया, टी है। देखिए तो ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा, आपका बीटा होगा। ये खंड तो ये एकांतर वृत्त खंड। क्लियर हो गया, आ रही है बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट ले रहा हूं आपके। अगर कोई डाउट है इसमें तो मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। राहुल सर आप बैठे हैं, कमेंट देखिए बच्चों के, पूछना हो दोबारा पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बता दूंगा मैं। रेशियो की क्लास लाइव है भाई। अच्छा नहीं, रेशियो की क्लास कैसे लाइव करेंगे हम, रेशियो लाइव नहीं हो पाएगा आदित्य, ठीक है, लाइव नहीं कर पाएंगे। अनलिस्टेड करके उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आदित्य डलवा दे रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद डलवा दीजिए। लाइव नहीं रहेगा, आपके पास लिंक रहेगा, उससे देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं डलवा दे रहा हूं। आपकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो करता नहीं आदित्य में। ठीक है आदित्य राय, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए शिवम अग्रवाल, बस नंबर सिस्टम एलसीएम वगैरह चलेगा। अभी ज्योमेट्री चल रही यूपीएसआई में, इसको पढ़िए, यूपीएसआई वाले ज्योमेट्री चल रही, पहले इसको पढ़िए। चलिए सबको क्लियर हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई की हम यहां बात करने जा रहे हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए डीके सर भी बैठे हैं और देख रहे हैं कि कैसे परफॉर्म, जी 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 जी, धन्यवाद सर। ठीक है, देखें ये आपका हर एक बच्चा देखेगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई। ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये P है, और मान लिया ये आपका T है, ये रेडियस है, हर एक बच्चा देखेगा, ये आपका रेडियस है बच्चों। 90 डिग्री यहां होगा ही, पहले से आपको क्लियर है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से मिलाते हैं तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब चलिए देखिए, आपको पीटी की लंबाई चाहिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, उसी से सीधे सीधे निकल आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये O हो गया, वाह बिंदु है, ये P है, सेंटर से इस वाह बिंदु की दूरी मान लिया क्या है, D है। आपसे पीटी की लेंथ पूछा गया है, तो क्या लगेगा, पाइथागोरस ही तो लगेगा। बताइए, सीधे सीधे 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, तो कर्ण के स्क्वायर में से इस भुजा के स्क्वायर को घटा के वर्गमूल ले लेंगे तो पीटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पीटी की वैल्यू आ गई, ये स्पर्श रेखा की आपकी लंबाई है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, आ रहा है ना समझ में? आइए चलिए देखिए, अब स्पर्श रेखा भी बच्चों दो टाइप के रहेंगे आपके, जिनकी लेंथ निकालने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और कम से कम एक बार नहीं 60 से 70 बार क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्श रेखा की लंबाई दो टाइप होता है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और एक आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। ये दोनों चीजें हैं, मैं हिंदी भी अभी बता रहा हूं। चलिए देखिए, वृत्त की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में नाम इसका दिया जाता है डीसीटी। ध्यान दीजिए कैसे होता है, अभी मैं फिगर बनाऊंगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, दिख भी नहीं रहा है तो चलिए लिख लीजिए हेडिंग, वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा। इंग्लिश होती है इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको कहते हैं डीसीटी, शॉर्ट नेम दिया जाता है डीसीटी। होता क्या है,
ध्यान से देखिएगा, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ध्यान से देखिएगा बनता कैसे। एक सर्कल आपने बना लिया, एक सर्कल इस तरीके से बना लिया, देखिएगा ऊपर ऊपर से टच करता हुआ अगर कोई स्पर्श रेखा जा रहा है, दोनों सर्कल को टच करेगा। भाई कॉमन है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, वृत्त आपका एक से अधिक है, तभी तो कोई लाइन कॉमन होगी उसकी। जैसे उसके कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कॉमन कॉर्ड, बताया था उभयनिष्ठ जीवा, दो वृत्तों के लिए लिया था मैंने। उसी तरह से हम उभयनिष्ठ अनुस्पर्शीय स्पर्श रेखा ले रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, दो वृत्त हमने दिखा दिया, यहां दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दो पे यहां पर काम चलाते हैं। पहले पहले दो वाली चीज देखिए, देखिए ये एक रेखा है जो इन दोनों वृत्तों को बाहर से ऊपर ऊपर टच करते हुए जा रही है, ध्यान से देखिए। तो यही आपकी क्या है, यही आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। दो वृत्त हैं तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप खींच सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये इधर से चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ये है और एक ये है। मान लिया इसका नाम पीटी है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, पी डैश टी डैश रख लेंगे। इसका सेंटर ए और इसका सेंटर क्या हो गया, बी हो गया। हर एक बच्चा देखे, ये पीटी और पी डैश टी डैश दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचे जाते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं दो खींची जाती हैं, दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती हैं वो देख लें हम पहले। देखिएगा अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ा दें, तो मान लिया ये कोई पॉइंट है जी, तो ये वाह्य बिंदु हुआ। वाह्य बिंदु से हम प्रूव करा चुके हैं वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर इस सर्कल की बात करें तो ये दो स्पर्श रेखाएं टीजी और टी डैश जी हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको भूल जाऊं, इस सर्कल को भूल जाऊं, इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं, तो यहां से भी तो पीजी और पी डैश जी ये दो हमारी स्पर्श रेखाएं हो रही हैं और दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सर्कल को भूल जाऊं, केवल इस सर्कल की बात करूं, तो वाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक आपने जीटी और एक जी टी डैश ड्रॉ किया है, तो ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये प्रूव किया जा चुका है, कॉन्ग्रुएंसी से हमने कंस्ट्रक्शन करके प्रूव कर दिया है। तो आपको पता है कि ये जीटी और जी टी डैश ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बताया जा चुका है। अब सुनिए, अगर मैं इस सर्कल को भूल जाऊं, ये हमारा सर्कल बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये वाह्य बिंदु हो गया और वाह्य बिंदु से यहां भी दो स्पर्श रेखाएं गई हैं, नाम क्या होगा, जीपी और जी पी डैश, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो मेरे बच्चों जीपी और जी पी डैश बराबर है। अगर हम जीपी में से जीटी हटा दें और जीपी डैश में से हम जीटी डैश हटा दें, तो निश्चित रूप से फिर क्या आएगा, पीटी और पी डैश टी डैश बचेगा आपका, और निश्चित रूप से फिर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां भी मैंने प्रूव कर दिया कि दो अनुस्पर्शीय स्पर्श रेखाएं यानी कि दो कॉमन टेंजेंट खींचे जाएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ गई बात समझ में, इतना दिमाग में आप कह रहे हैं दोनों इक्वल होंगे। देखिए अब बात आती है कि इस डीसीटी की लंबाई क्या होगी। मैंने यही बोला कि एग्जाम में 50 60 70 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आगे भी आएगा। पेपर समझिए आउट है पहले से, ये सब आना ही आना होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। मैक्सिमम टाइम लेंथ पूछी गई आपसे डीसीटी और टीसीटी की, तो क्यों ना फॉर्मूला याद कर लें। तो देखिए आप पीटी निकाले चाहे पी डैश टी डैश निकालें, बात बराबर है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पीटी और पी डैश टी डैश ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें पीटी की लेंथ चाहिए, इसको हम डीसीटी भी कह सकते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट। बच्चों सेंटर्स को मिला दीजिए, और सेंटर्स को मिलाने वाली जो रेखा है वो ए बी हो गई और इसकी माप क्या हो गई, डी हो गई। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। ध्यान से देखिएगा, केंद्रों के बीच की दूरी डी हो गई। अब देखिए इसको यहां से मिलाएंगे, तो यहां 90 डिग्री, ये कैपिटल आर मान लिया रेडियस हो गया, यहां से ये छोटा सर्कल है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये स्मॉल आर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डीसीटी निकालने का। कैसे आया मैं वो भी अभी बताऊंगा, अभी तो आप केवल आंकड़े आंकड़े नोट करिए। हिंदी में अगर लिखना चाहें, ध्यान से देखिए, अगर आप
पूरा डिटेल में हिंदी में लिखना चाहें तो DCT बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी लिखिए, केंद्रों के बीच की दूरी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस त्रिज्याओं का अंतर इसका स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। DCT याद कर लीजिए, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग, यानी कि DCT का जो लेंथ होगा वो होगा अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इसका स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई, सीधे सीधे आपका रूट लिया, आंसर आ गया। यही आपको याद होना चाहिए। ये आता कैसे है वो भी बहुत छोटी सी बात है, मैं बता दे रहा हूं कि आएगा कैसे, वो भी क्लियर कर लीजिए, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो DCT का फिगर क्लियर हो गया। एक बच्चों के मन में सवाल आता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं क्या ये हमेशा फिगर ऐसा ही होगा, बच्चे पूछते हैं क्या ये फिगर हमेशा ऐसा ही होगा। तो बच्चों नहीं, देखिए ये दोनों सर्कल टच भी कर सकते हैं, ये आपका DCT हो गया, दोनों सर्कल टच भी कर सकते हैं या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भी, प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं, तो भी ये DCT होगा, तो भी ये 2 DCT होंगे। ध्यान से देखिए, तो भी ये 2 DCT होंगे। क्लियर है, यहां भी DCT है, यहां भी DCT है, और यहां दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, ये पोजीशन है, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, 3 पोजीशन रहती है आपकी। फॉर्मूला यही लगेगा, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, फॉर्मूला यही लगना है आपका। क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से वो देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा बस। देखिए ये एक सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल ले लिया हमने। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या दोनों वृत्त बराबर भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। फिर उसमें आपका दोनों वृत्त अगर बराबर ले लिया जाता है तो जो DCT की लंबाई होती है वो केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर यहां इस केस में हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सॉरी, दोनों सर्कल बराबर होगा, तो ये DCT है इसका। देखिए तो ये अगर केंद्रों के बीच की दूरी D है तो मेरे बच्चों DCT की लंबाई भी निश्चित रूप से क्या होनी है, ये D है तो ये D है, आयत बन जाएगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा केस है, कभी फिगर आपके सामने आएगा आप देख के बोल देंगे सर यहाँ तो आयत बन रहा है, तो DCT की लंबाई सीधे सीधे क्या हो जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, D हो जाएगी, डायरेक्ट बच्चे बोल देंगे। चलिए इसकी कोई अभी चर्चा करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। हम लोग आते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखिएगा ये A है, B है, अब देखिए यहां से ये 90 कैपिटल R है, यहां से ये 90 स्मॉल r है, होगा इतना। अब क्या कर लीजिए आप, कुछ भी नहीं करना, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ध्यान से देखिए, इस लाइन के पैरेलल खींचना, यानी कि ये लाइन इससे क्या हो गई, पैरेलल। अब देखिएगा तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया बच्चों, ये इसके पैरेलल है, चूंकि यहां 90 ये 90 है ही ऑलरेडी, ये दोनों पैरेलल थे ही, दोनों रेडियस पहले से ही पैरेलल थे, ये 90 ऐसे ही पैरेलल हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये पूरा कैपिटल R और ये स्मॉल r ऑलरेडी पैरेलल था, पहले से ही पैरेलल था, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा हो जाती उसकी, तो दोनों कोणों का योग 180 यानी कि समांतर कोणों का योग 180, अपने आप ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको, तो ये ऑलरेडी पैरेलल था। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है इस लाइन को, इस लाइन के पैरेलल, रेड वाली लाइन के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स वाली लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। तो बच्चों अब ये स्मॉल r है, तो बताइए क्या ये स्मॉल r होगा? तो ये पूरा कैपिटल R है, आप आंख खोल के देख के बताइए, पूरा कैपिटल R है, इसमें ये इतना स्मॉल r हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगी, आएगी, बताइए, निश्चित रूप से आएगी। अब सीधे लग गया पाइथागोरस आपका, सीधे सीधे पाइथागोरस लग गया। ध्यान से देखिए, ये मान लिया P है और ये T है, तो सीधे PT बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए ये कर्ण कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने है, कर्ण कहलाएगा। तो बच्चों अगर ये D है तो ये भी तो D होगा, पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज, तो ये D तो ये भी D, तो ये कर्ण हो गया। आप इस ट्रायंगल की बात कर लीजिए, पाइथागोरस लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सीधे क्या होगा, D का स्क्वायर और माइनस ये बची हुई भुजा जो है
वो कितनी बड़ी है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लेंथ के बराबर है। तो सीधे सीधे डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए बन गया फॉर्मूला, आ गया। ऐसे ही करना है नॉर्मल, एक छोटा कंस्ट्रक्शन काम ओके हो जाएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट लेना चाहूंगा मैं आप लोगों के, समझ में आया कि नहीं। कमेंट भी पूरा दिखाई नहीं देता हमारा। ठीक है, सबको क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए आइए देखिए, अब दूसरा हमारा टाइप है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना अनिल सर। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट नेम इसका दिया जाता है टीसीटी। देखिए यहां पर फॉर्मूला यहां भी देख लीजिए, टीसीटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये तिरछा जाता है मेरे बच्चों, ये तिरछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये तिरछा जाएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो खींचे जा सकते हैं। ये ऐसे हर एक बच्चा देखेगा। ये आपका क्या है, टीसीटी है। अगर मैं इसका नाम पीटी रख दूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा, पी डैश टी डैश हो जाएगा। और ये दोनों ये भी बराबर होते हैं, क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू पी डैश टी डैश, ये भी दोनों बराबर होंगे। दो टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिरछा बच्चों तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आप दो ड्रॉ कर सकते हैं, दो ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश टी डैश हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, ये दोनों बराबर है। अब देखिए इसकी लेंथ कैसे निकलती है, तो टीसीटी की जो लंबाई होती है, ध्यान से देखिए, अंडर रूट ये होती है डी स्क्वायर और माइनस बच्चों ध्यान से देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां अंतर नहीं लिया जाता त्रिज्याओं का, यहां त्रिज्याओं का योग लिया जाता है। फॉर्मूला डीसीटी टाइप का ही है, लेकिन बस यहां आर माइनस स्मॉल आर नहीं होता, दोनों का योग होता है, आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। हिंदी में लिख देता हूं बच्चों पूरा डिटेल में, ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिख दूं, देखिए क्या हो जाएगा, टीसीटी की लंबाई अंडर रूट, देखिए ये है आपका ए और ये बी, यही डी है, केंद्रों के बीच की दूरी इसी को डी बोलेंगे। तो क्या होगा, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग और माइनस क्या, त्रिज्याओं का योग का वर्ग, ये है टीसीटी की लंबाई हो गई अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का योग का वर्ग। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिस्टम हो गया। अब एक खास बात है बच्चों कि जो आपका डीसीटी होता है, डीसीटी होता है वो बड़ा होता है टीसीटी से। कुछ लोग सोचते हैं नहीं सर तिरछी रेखा ज्यादा बड़ी होती है, वो तो सीधी सीधी गई है, कुछ लोगों को यह लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान से देखिए क्यों, फॉर्मूले से ही आप देख लीजिए, यहां पर त्रिज्याओं का योग का वर्ग घटाया गया, यानी कि बड़ी वैल्यू घटाकर वर्गमूल ली गई है, यानी कि निश्चित रूप से ये आपके डीसीटी से छोटी ही आनी है। डीसीटी में क्या होता था, त्रिज्याओं का अंतर यानी कि छोटी वैल्यू का वर्ग घटाया जाता था, तो वैल्यू बड़ी रहती। भाई छोटी चीज घटाएंगे तो वैल्यू बड़ी रहेगी, ये बड़ी चीज इसमें से घट रही है तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी। तो हमेशा याद रखिएगा जो सीधा वाला है तिरछे वाले से बड़ा होता है। डीसीटी इज ग्रेटर देन आपका टीसीटी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। इंग्लिश नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में नाम कई बार बदल देता है, जिसकी वजह से बच्चे डाउट में आते हैं। तो इंग्लिश नाम जानेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा बच्चे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हो गया, अब आप इसका देख लीजिए प्रूफ दैट, कैसे ये फॉर्मूला बना है वो मैं आपको दिखा दूं।
जरूरत तो नहीं है लेकिन जान लेंगे तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। देख लीजिए फॉर्मूला बनता कैसे, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन है, उसी से आपका फटाफट पता चल जाएगा। देखिए हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे, ये है P, ये है T। PT की लेंथ हमें चाहिए, एक ही DCT, सॉरी एक ही TCT हमने ड्रॉ किया। यहां से इसको मिला लीजिए, ये A है, ये B है। यहां से इसको मिलाएंगे 90 डिग्री, ये कैपिटल R हो जाएगा। यहां से इसको मिलाएंगे 90 डिग्री, ये स्मॉल r हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे बच्चों, देखिए क्या करना है। अब कंस्ट्रक्शन, अब यहां से इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइन के ये पैरेलल हो गया, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के ये पैरेलल हो गया। अब इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो बच्चों देखिए ये 90 तो अपना ये भी 90 ही होगा, और चूंकि जब इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींचेंगे समांतर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। ये 90, ये 90, ये 90, अपने आप ये भी 90 हो जाएगा। हो गया एक आयत, हो गया कि नहीं एक आयत, बता दीजिएगा। निश्चित रूप से ये एक आयत हो गया आपका। तो आमने सामने की बेटा भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैपिटल R है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल R। तो अब यहां से एक क्या बना आपका, बताइएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। और यहीं लगा लेंगे आप अपना पाइथागोरस थ्योरम, ये D हो गया। ठीक बच्चों, ये PT है, तो ये भी रेड वाली लाइन क्या होगी, PT के बराबर ही होगी। तो इसी को हमें फाइंड करना है, यही हमारा TCT के बराबर है, यही TCT के बराबर है। ध्यान से देखिए, TCT सामने है, ये ग्रीन वाला आपका दिखाई दे रहा है PT। तो बच्चे ये लेंथ कंस्ट्रक्शन के बाद इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा और इतना एक आयत बन जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें यहां से, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना है। तो बताइए इसी की लेंथ अगर हम निकालें तो TCT की जो लंबाई हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये होगा अंडर रूट, सीधे पाइथागोरस लगाइए, D का स्क्वायर माइनस इस भुजा का वर्ग करके घटाएंगे। तो ये भुजा पूरी कितनी हो रही है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो रही है। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये यूपीएसआई की ज्योमेट्री चल रही है, तो यूपीएसआई वाले एक साथ परेशान ना हो, आपका नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है वो भी पढ़ा दिया जाएगा। पहले ज्योमेट्री पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यूपीएसआई वाले सुनिए, यूपीएसआई में जाता है ज्योमेट्री, उसमें मेंसुरेशन जा रहा है, उसको हटाइए। कैट लेवल मेंसुरेशन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है यूपीएसआई में। खैर अच्छे सवाल तो आते हैं उसमें, लेकिन बच्चे लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो लगा ही लेंगे आराम से। तो ये बच्चों हमने करा दिया। अब इसके बाद आ जाइए, अगला पॉइंट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, पूछा जाता है। DCT केंद्र रेखाओं को आगे बढ़ाकर त्रिज्याओं के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। ये देखिए, देखिए ये PT हो गया, ये A है और ये B है, ये केंद्र रेखा है, सेंटर लाइन ऑफ द सर्कल है बच्चों। तो ये PT क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाकर त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करेगा, वाह्यता। कैसे बांटेगा, वाह्यता। तो बच्चों देखिए, ये कैपिटल R हो गया और ये स्मॉल r हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो AB को इसने कहां बांटा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें OR, अच्छा ठीक है बदल देते हैं, A नहीं लेना, इसको O और O डैश ले लीजिए, जैसा बोला गया वैसे ही बनेंगे। ये R1 और इसको R2 बोल दीजिए, ये सिस्टम जैसे बोला गया वैसे ही, जैसे शीट में है देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, OO डैश जो है विभाजित हुआ है कहां पर, R पे विभाजित हुआ है। कहां विभाजित हुआ है, R पे। जो हमारा OO डैश है, केंद्र रेखा इसको बोलेंगे, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है OO डैश। PT ने उसको आगे बढ़ के बाहर काटा है, R पे काटा है। तो R विभाजन बिंदु है आपका, OO डैश वाह्यता विभाजित हुआ है। तो कहां से कहां तक जाएंगे आप, O से R तक जाएंगे, फिर बटा में लिखेंगे O डैश R,
बराबर ये किसके होगा, स्मॉल r1 अपॉन में स्मॉल r2, और ये वाह्यता विभाजित होगा। आ रहा समझ में, OR बटा में O डैश R ये किसके बराबर होगा, R1 बटा में R2 के बराबर होगा। क्लियर है बाह्यता, कोई डाउट, क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही बात समझ में। चलिए इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सर हम लोग इंग्लिश की फीस पे कर दिए, पर सर का इंग्लिश का, अखिल जरा बताइए क्या प्रॉब्लम है, अखिल की समस्या सुनिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ इंग्लिश की क्लास लाइव, डीके सर वाली, अच्छा डीके सर वाली, अब ऑफलाइन 2-4 दिन में सूचना आ जाएगी, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान ना हो। डीके सर लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। आइए देखिए, ये तो डीसीटी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे किसकी, टीसीटी की। ये बहुत आसान है, टीसीटी केंद्र रेखा को त्रिज्याओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मेरे बच्चों देखिए, इसमें सीधे क्या लगी है, सिमिलैरिटी तो लगी है, इतना बटा में ये पूरा बराबर R2 बटा R1 हो जाएगा, सिमिलैरिटी ही तो लगी है। ध्यान से देखिए, इतना बटा में ये पूरा बराबर R2 बटा R1, हमने लिखा है ये पूरा बटा में इतना, तो R1 बटा R2 हो गया है। समझिएगा बच्चे, अगर हम पहले O से R तक जाएंगे तो ये R1 उठाना पड़ेगा, O से R तक जाएंगे R1 उठाना पड़ेगा, रटने वाली बात नहीं, सिमिलैरिटी है यहां पर। फिर O डैश से R तक जाएंगे तो R2 उठाना पड़ेगा, तो यही मैंने लिखा हुआ है, OR अपॉन में O डैश R बराबर R1 बटा में R2। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा समझेगा। आइए चलिए देखिए, इसके बाद है आपका ये टीसीटी, ये बहुत छोटी सी बात है। देखिए देखिए, ये O और ये O डैश है, कहां कटा है, R पे। साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र रेखा का विभाजन अंतः हुआ है, R पे हुआ है। किसने किया है, टीसीटी यानी कि तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ने किया है। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री, यहां ये भी 90 डिग्री, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो अगर आप उठाते हैं OR अपॉन में O डैश R, तो बच्चे ये क्या होगा, R1 बटा R2 होगा, लेकिन अंतः विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से, अंतः विभाजन होगा। कोई डाउट, क्लियर है कि नहीं ये चीज। चलिए आइए वृत्त की छेदक रेखा की बात कर लें। देखिए, ये कोई सर्कल है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, और ये कोई इसकी छेदक रेखा है। ध्यान से देखिए, ये आपका P है, A है, और ये B है, ये T है। मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 50 बार तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो क्या होता है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है, AP वृत्त की छेदक रेखा है, PT स्पर्श रेखा है। तो क्या होता है, PT का स्क्वायर बराबर, बच्चों A से पूरा P तक जाना होता है, विभाजन P पे हुआ है, और AP इंटू क्या हो जाता है, BP। स्टेटमेंट दिमाग में बैठा लीजिए, स्टेटमेंट दिमाग में अपने बैठा लीजिए, वैलिडिटी बढ़ जाएगी इन लोगों की समस्याओं को। अनिल देखते रहिए, समाधान करते रहिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज की अब हम लोग बात कर ले, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है बच्चों, कोई भी चतुर्भुज, पीछे भी इसका परिचय मिल चुका है, कोई भी चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज है, आयत ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, या ये भी कह सकते हैं अगर कोई चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर आते हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ध्यान से देखिएगा, और अगर ये चक्रीय है ABCD, अगर मेरे बच्चों ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा, 180। तो आप सीधे बोलेंगे A प्लस C, एंगल A प्लस एंगल C 180, और एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180। याद रखिएगा, ये कोण जोड़कर 180 होगा, और ये कोण जोड़कर भी क्या होगा आपका 180 होगा। हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर आएंगे ही आएंगे। जैसे आपका आयत है,
आप कहेंगे सर कहां इसमें वृत्त बना हुआ है? बच्चों वृत्त भले ना बना हो लेकिन आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो चक्रीय है। निश्चित रूप से अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वृत्त इसके शीर्षों से होकर जाएगा, वृत्त इसके शीर्षों से होकर निश्चित रूप से जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखिए यह भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, आयत तथा वर्ग चक्रीय चतुर्भुज होते हैं क्योंकि इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है, यह भी समझ लीजिए। यह बाह्य कोण हो गया, यह बाह्य कोण हो गया। तो मेरे बच्चों यह बाह्य कोण अगर अल्फा है तो इसका सुदूर अंतः कोण यह होगा और यह भी अल्फा होगा। ध्यान से देखिए, यह बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। कैसे? अगर मैं दिखा दूं, मान लिया कि ये अगर आपका 70 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? 100% 110 होगा, क्योंकि आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी कि आमने सामने के कोणों का योग 180, तो ये 70 तो ये 110 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल बच्चों दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो अपने आप ये 110, तो फिर ये कितना आ जाएगा? नहीं आ जाएगा 70। तो इसी चीज को डायरेक्ट बोला जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण है, ये देखिए बाह्य कोण, कोई भी एक बाह्य कोण ले सकते हैं, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होगा। अगर मैं ये वाला बाह्य कोण ले लूं तो ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा, सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। हर एक बच्चा देखेगा सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। हो गया? देखिए इसका कोई कोणार्धक कहीं मिलता है तो किसका निर्माण होता है? कोणार्धक अगर मिलता है चक्रीय चतुर्भुज का तो चक्रीय चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पुरानी वाली प्रॉपर्टी है। आइए अदर इंपॉर्टेंट थियरम्स देखिए, अब आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। कल से ये चीजें कराना शुरू करूंगा, 3 दिन में आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों जिम्मेदारी के साथ बने रहिए, ये बैच आपका यूपीएसआई वालों के लिए भी है और एसएससी वालों के लिए भी है। तो 3-4 दिन में आपकी थियरी समाप्त होके शीट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोचिंग जल्दी ओपन होने वाली है, जल्दी सूचना आ जाएगी इसकी, ठीक है? तो बच्चों ठीक है, चीजों को अच्छे से दोहराइए, जहां प्रॉब्लम हो बताइए हमें, कमेंट करिए, वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, कल हम फिर से डिस्कस करवा देंगे, ठीक है? ओके।